जय हिंद दोस्तों। क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर के। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो शायद ही बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता हो। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मैं ये कहानी क्राइम की स्टोरीज में सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ये क्राइम की कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टोरी है जिससे एक आम इंसान को जीने का सहारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में आपको पता लगेगा कि कैसे दो इंसानों ने 72 दिनों तक मौत को चैलेंज किया और बचकर बाहर निकल गए। दो इंसान जिन्होंने 72 दिन तक बर्फ में ना कुछ खाया, इंसान जो 72 दिन तक चिलचिलाती माइनस टेम्परेचर में जिसमें आदमी गल जाए ऐसी जगह पर रहे। उन्होंने क्या खाया क्या पिया, 72 दिनों तक वो कैसे जिंदा रहे, और ना केवल 72 दिनों तक वो दोनों जिंदा रहे, बल्कि उन्होंने अपने और साथियों को भी उससे बचाया था। जी हाँ, एक ऐसी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और जब मैंने इस कहानी को सुना और पढ़ा तो विश्वास मानिए, जीने का नजरिया ही इंसान का बदल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। 13 अक्टूबर 1972 को एक देश है उरुग्वे। वहां पर रग्बी, लाइक फुटबॉल टाइप आप कह सकते हैं, रग्बी बहुत खेली जाती है। इस तरफ के जो देश हैं, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यहाँ फुटबॉल का बहुत ज्यादा वो है। 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे की एक टीम जिसका नाम ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी था, उसका एक मैच था एक्चुअली चिली की टीम जिसका नाम था ओल्ड बॉयज क्लब। तो एक का इंटरनेशनल मैच था, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, हॉकी का मैच होता है, ऐसे ये रग्बी का एक मैच था। तो अब होता क्या है कि उरुग्वे की जो टीम थी उसको 13 तारीख को चिली में जाकर के ये मैच खेलना था। तो उनके जो मैनेजर थे, बाकायदा उन्होंने जाने के लिए वहां पर एक प्लेन किया, एक जो कि एयरफोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन था। इसका नंबर 571 12 अक्टूबर 1972 को ये हवाई जहाज उन्होंने कर लिया वहां पहुंचने के लिए। और उसमें लगभग 40 लोग सवार थे। उन 40 लोगों में 5 तो मेंबर्स थे। एक जो हवाई जहाज चलाता है जिसे बोलते हैं पायलट, एक उसके साथ बैठा था एक को पायलट, एक इनके साथ इंजीनियर था, और 2 अटेंडेंट जो क्रू मेंबर होते हैं वो थे। 5 लोग ये थे। उसके अलावा 19 लोगों की एक टीम थी उरुग्वे की जो जा रहे थे। और उसके साथ साथ एक मौका भी मिला था कि उरुग्वे के वो जो खिलाड़ी थे अपनी फैमिली को भी अपने साथ ले जा सकते थे। तो बाकी बचे कुछ उनकी फैमिली से थे। तो 40 लोगों से भरा हुआ ये जो प्लेन था, ये चलता है उरुग्वे से। ये चलता है 12 अक्टूबर को उरुग्वे के एक एयरपोर्ट से मोंटेविडियो, वहां से ये चल देता है। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अचानक से इनको ये प्लेन चिली ना ले जा करके एक लोकल जगह, अर्जेंटीना एक देश है, वहां पर उनको ये उतारना पड़ जाता है क्योंकि बहुत खतरा था। अर्जेंटीना में ये उतार लेते हैं और 12 तारीख को पूरी रात मौसम खराब रहता है। तो 13 तारीख को दोपहर को 2:18 पर ये हवाई जहाज वापस चलता है अर्जेंटीना से चिली के लिए, क्योंकि अब मैच था उनका। जब तक तो ये चले, जब तक तो मौसम ठीक था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लग गए और आगे गए, वहां पर अचानक मौसम ने करवट बदली और अचानक से खराब हो गया। और इनकी बदकिस्मती ये थी कि वो जो रास्ता था, वो जो रूट था एरोप्लेन का चिली जाने के लिए, वो एंडीज जो पर्वत है, एंडीज पर्वत अपने आप में काफी विशाल पर्वत हैं, बहुत ठंडे हैं, जैसे हमारा हिमालय है, वहां से गुजर के जाना था। तो वहां पर जो मौसम ने एकदम, मैंने कहा, पलटी मारी, तो वहां पर एकदम धुंध और बादल छा गए, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बदकिस्मती ये हो गई इत्तेफाक से कि जो ये पायलट था, उस जो मेन पायलट था, उसको लगभग 20 से 25 बार इस रास्ते से आने जाने का अनुभव था। लेकिन उस दिन किस्मत की ऐसी बात रही कि उसका जो को पायलट था, उसको उसे ट्रेनिंग देनी थी, और वो को पायलट उस हवाई जहाज को चला रहा था। अब जैसे ही वो जो को पायलट था जो हवाई जहाज को चला रहा था, ये एंडीज पर्वत के पास से गुजरे तो इनको कुछ दिखे नहीं, और काफी देर तक ये घूमते रहे, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। और आखिरकार को पायलट ने सोचा, क्योंकि निर्धारित समय पे उनको वहां पहुंच जाना चाहिए था, तो उसे लगा कि शायद वो वहां पहुंचने वाला है।
तो वो बाकायदा एक सूचना कंट्रोल रूम में भेज देते हैं चिली में। और चिली में जब ये सूचना मिलती है तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रडार जो होती है उसके अंदर कोई हवाई जहाज था ही नहीं। अब जब हवाई जहाज नहीं था तो वो हैरान होते हैं। अचानक से जब उसको पायलट को लगा कि अब हम रनवे पे उतरने वाले हैं, क्योंकि उसने सूचना अपनी तरफ से तो पहले भेज दी, तो उसने प्लेन को थोड़ा नीचा किया। और जैसे ही उसने प्लेन को जब नीचा किया तो वहां पर एक्चुअली एंडीज पर्वत श्रृंखला थी, और उसका पिछला हिस्सा पहली बार एक ऊपर पहाड़ से टकराता है। और जैसे ही वो हिस्सा टकराता है, पिछला हिस्सा बिल्कुल अलग टूट के गिर जाता है। और उस हिस्से के साथ साथ 3 लोग जो पीछे बैठे हुए थे और 2 वो अटेंडेंट जो क्रू मेंबर थे, वो 5 लोग उस हिस्से के साथ नीचे गिर जाते हैं। और गिरकर जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई से गिरे तो उनका मरना तय था। तो और हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ गया। वो टकराता हुआ उसकी दोनों जो पंखड़ियां होती हैं, इधर पहाड़ों से टकराए, उधर टकराए, इधर टकराए, उधर टकराए, इसी जद्दोजहद में उसके भी 2 टुकड़े हो गए। और आखिरकार वो धम से उस पहाड़ पर गिर पड़ता है जो बर्फ से ढका हुआ था। और जैसे ही वो नीचे गिरता है, उस समय लगभग बहुत तेजी से झटका लगता है, और जितने भी पैसेंजर्स थे उनमें बहुत से लोगों को चोट लगती है। किसी का हाथ टूटने की आशंका थी, टूट जाता है, मैं तो कहता हूँ पैर टूट जाता है, किसी की आंखों पे चोट, किसी की नाक पे, किसी के सर पे लहूलुहान चोटिल हो जाते हैं। और सामने जो पायलट था उसकी हालत बहुत खराब थी। एक टुकड़ा उसकी छाती में से पार हो गया था और एक आंख में से पार निकल गया था। उसकी डेथ वहीं हो गई थी। और जो को पायलट था वो वहां फंसा हुआ था बेसिकली। और जब तक वो हवाई जहाज शांत होता है नीचे गिर के, उसकी आवाज, उसका इंजन जब तक बंद होता है, और जब लोग इधर उधर देखते हैं तो वो पाते हैं लगभग 12 आदमी मर चुके थे। 12 आदमियों की मौत हो गई थी। एक आवाज आ रही थी को पायलट की, वो फंसा हुआ था, उसके अंदर कुछ जान थी। तो कुछ लोग पैसेंजर्स जो ठीक थे, जिनको चोट कम लगी थी, उसके पास जाते हैं और वो उनसे कहता है कि आप मेरी पिस्तौल ढूंढ दीजिए, क्योंकि वो एयरफोर्स का था। तो वो पूछते हैं क्यों? तो वो कहता है कि मेरे नीचे का हिस्सा इतना फंस के टूट चुका है और मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं अपने आप को मार दूंगा और उस दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। लोग खिलाड़ी थे, उनको दया आ रही थी, उन्होंने मना कर दिया। और थोड़ी देर बाद उसको पायलट की भी मौत हो जाती है। अगले दिन फिर से कुछ लोग जो चोटिल ज्यादा थे उनकी मौत हो जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ अब प्लेन की सूचना तो मिल गई, लेकिन प्लेन नहीं पहुंचा। तो उधर से उनको पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं प्लेन फंस गया है, तो वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। तो 4 जो प्लेन थे वो सर्च ऑपरेशन में जाते हैं और वहां चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। अगले दिन फिर 11 प्लेन जाते हैं और चक्कर लगाते हैं, लेकिन इस बार नीचे कुछ लोग जो बचे हुए थे, वो प्लेन उनके ऊपर से ही गया। वो लोग खूब चिल्लाए, लेकिन प्लेन को उनकी आवाज नहीं सुन पाई। और साथ साथ किस्मत इतनी खराब थी, इत्तेफाक से जो प्लेन था उसका कलर व्हाइट था और उसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी, खुद बर्फ के अंदर वो था। तो व्हाइट कलर होने की वजह से वो लोग, वो जो हवाई जहाज जो गए थे ढूंढने, वो नहीं संभल पाए। इसी दौरान उन लोगों ने फिर और कोशिश की। उन्होंने, कुछ महिलाएं भी थी, उनकी बहन बेटियां, उन्होंने उनकी लिपस्टिक मांगी। लिपस्टिक से, क्योंकि लिपस्टिक थोड़ी थी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत निशान लगाने की, SOS जो लिखते हैं बचाने के लिए, वो भी लिखने की कोशिश की, लेकिन वो कलर रेड कलर का ऊपर तक नहीं देख पाए। और फिर वापस उनके ऊपर से, किस्मत देखिए, वहीं से हवाई जहाज जाता है, लेकिन उनको देख ही नहीं पाता और वापस एरोप्लेन चला जाता है। इसके बाद 2-3 दफा और ऐसा होता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग अपनी आइडेंटिटी या अपने बारे में नहीं उनको बता पाते कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। और 8 दिन बाद आखिरकार ये निर्णय लिया जाता है कि अब सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाएगा। और अब जब ये ठंड थोड़ी कम होंगी, जब गर्मियां होंगी शुरू, तो लाशों को वापस लाने का काम शुरू कर देंगे, जब सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा, इस तरफ अब अगला दिन हो गया, लोग काफी मर गए थे। अब लोगों को ये लगा कि भाई जब तक कोई मदद आती है तो हमें तो कम से कम जीना पड़ेगा, किस तरह से हम जिएं, किस तरह से रहें। तो उनके 19 सदस्यों में 2 लड़के ऐसे थे जिन्होंने MS कर रहे थे डॉक्टरी से, डॉक्टर ऑफ साइंस। तो उनको कुछ चीजें पता थी। तो उन्होंने जो फर्स्ट एड बॉक्स एरोप्लेन का था, खुद भी उनके पास वो साधन थे क्योंकि टीम थी पूरी, तो उन्होंने लोगों की मदद करनी शुरू की और लोगों को ठीक करना शुरू किया। और साथ साथ ठंड बहुत ज्यादा थी, जैसे मैंने कहा माइनस में टेम्परेचर था,
अब रहने की दिक्कत आई, बाहर रह नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब किस तरह से, तो लोगों ने मिलजुल करके एरोप्लेन के अंदर जो भी सामान मिला, सीटें फाड़ी, कुछ लेदर की सीटें ली, कुछ एरोप्लेन के अंदर से कुछ प्लास्टिक, कुछ इधर उधर करके हर तरह से कोशिश की और एरोप्लेन के जो आधा हिस्सा टूटा हुआ था उसमें अपने रहने का कुछ साधन सा बना लिया, ढक ढका के अपने एक तरह से कि ठंडी हवाओं से बच जाए, और इस तरह से वो उसमें बैठ गए। लेकिन सवाल था कि अब बैठ तो गए हैं, लेकिन खाएंगे क्या? और जब खाने की बात आई, 27 लोग केवल बचे हुए थे उनके पास, बाकी सारे मर गए थे। अब खाने की जब बात आई तो उन्होंने देखा इधर टटोला एरोप्लेन को, तो उसके अंदर से उन्हें कुछ चीजें मिली। इनमें 8 चॉकलेट थी, 3 जैम के पैकेट थे, एक आमंड्स जो होते हैं उनका एक टिन था, कुछ खजूर थे, कुछ टॉफियां थी, कैंडीज थी, कुछ प्लम थे, और कुछ वाइन की बॉटल्स थी और कुछ पानी की बॉटल्स थी। अब सवाल यह था कि 27 लोग इतना सा सामान कब तक जिए, कब तक उसे यूज करें, क्योंकि ऐसी कोई आशंका थी नहीं कि कब तक उनके पास मदद पहुंच जाए। तो तय यह किया गया कि जितना सामान है 27 लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, और सभी में वो सामान बराबर बराबर बांट दिया। और सबको यही हिदायत दी गई कि जितना हो सके कम से कम अपनी चीजों को यूज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ जी सकें और हमें मदद कोई मिले और हम वहां से बच जाएं। पानी की जहां तक बात थी, कुछ पानी उन्होंने पी लिया था, लेकिन पानी की एक व्यवस्था हो गई थी कि कुछ उन लोगों ने दिमाग लगाया और बर्फ को पिघला करके उसको वाइन की बोतलों में भरा और पानी की व्यवस्था कर ली। लेकिन खाने की वहां प्रॉब्लम थी, क्योंकि चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ और कुछ भी नहीं, ना कोई पेड़, ना कोई जीव, ना कोई जंतु, कुछ भी नहीं उनके पास था। उनके पास केवल उनका एरोप्लेन, उनके लोग, डेड बॉडीज और खाने का वो थोड़ा बहुत सामान। लगभग इसी बात को होते 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 10 दिन हो गए। 11वें दिन एक बंदा उनमें से वो रेडियो ट्रांसमीटर को ठीक करने लगा हुआ था। तो आखिरकार उससे वो रेडियो ट्रांसमीटर ठीक हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसमें से आवाज जा नहीं सकती थी, केवल आ सकती थी। और उसने जो आवाज आई वो सुनी, वो रेडियो ट्रांसमीटर ठीक कर दिया। तो उनका एक खिलाड़ी था नैंडो पेरेडो। तो नैंडो पेरेडो ने जब उसको देखा तो उसके अंदर से एक आवाज आई, और उसको उस आवाज को सुनकर ये पता लगा कि उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है। तो अब उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी कि कोई भी बचाने उनको वहां नहीं आएगा। और नैंडो पेरेडो ने खुश होकर के अपनी टीम को और लोगों को ये कहा, सुनकर के आप खुश होंगे, कि अब हमें अपने आप को बचाना है, हमें कोई बचाने नहीं आ रहा, हमें खुद अपने आप से बचना है और मौत को चैलेंज करना है। अब लोगों में थोड़ा जोश आया, लेकिन जैसे मैंने कहा खाना बिल्कुल था नहीं, और धीरे धीरे बची कुची जो कुछ चॉकलेट्स और कैंडीज और वो आमंड सब जो चीजें थी वो सारी खत्म होने लग गई। और एक दिन ऐसा आया कि इनके पास सारा खाने का खत्म हो गया। चूंकि जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है, अब उनके पास यही समस्या, या तो भूखे मर जाएं या कुछ खाएं। तो कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और सीटों के अंदर जो रुई थी उसे खाने लग गए। कुछों ने सीटों के कवर फाड़कर उस लेदर को चबाना शुरू कर दिया, लेकिन 1 और 2 दिन के बाद उनके पेट में भीषण दर्द होने लग गया। वो लोग काफी कमजोर भी हो गए थे। और कुदरत का करिश्मा देखिए, 29 तारीख को, 12 तारीख को ये चले थे, 13 को पहुंचना था। लगभग 16 दिनों बाद वहां पर एक एवेलांच आता है। एवेलांच होता है एक बर्फीला तूफान, बहुत तेज तूफान आता है वहां पर। और वो तूफान इतना जबरदस्त था कि जब वो तूफान आया तो उस तूफान से जो उन्होंने अपना रहने का जुगाड़ बनाया था वो सारा एकदम से टूट गया, और एक ही झटके में 27 में से 8 आदमी उसी दिन मारे गए, दब के। कुछ वैसे ही कमजोर थे, हड्डियां कुछ उनकी टूटी हुई थी, वो अपने आप को नहीं बचा पाए और उनकी वहीं मौत हो गई। अब 19 लोग बचे हुए थे, बाकी सारी लाशें पड़ी हुई थी इधर, बिल्कुल वैसी ठंड में जम गई थी लाशें। 5 लाशों का पता नहीं था, क्योंकि वो जब एरोप्लेन गिरा था उस समय 2 क्रू मेंबर और 3 लोग गिरे थे, उनका पता नहीं था। बाकी जो लोग मरे थे, एरोप्लेन जब नीचे गिरा था तब, और बाद में एवेलांच के बाद 8 लोग जो और मरे, बाकी जो लोग मरे पड़े थे वो वहीं थे। अब सवाल यही था कि अब खाएं क्या, या तो भूखे मर जाएं या क्या खाएं। बर्फ खा नहीं सकते थे, तो आपस में सब लोगों ने बातें करनी शुरू की और ये तय किया कि दोस्तों ये चीज अच्छी तो नहीं है,
लेकिन जीने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। एक बंदा भूख के कारण इतना था कि वो मरने ही वाला था बिल्कुल। तो सभी मेंबर्स ने मिलकर के ये डिसीजन लिया कि हम ये जो लोग लाशें बनकर पड़े हुए हैं, हम अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को काट कर खा जाएंगे ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। तो दोस्तों, सुनने में तो बहुत अमानवीय लगता है, ये सुनने में तो ऐसे लगता है जैसे नरभक्षी हो, लेकिन वास्तव में जब आदमी की जान पर बनाती है उस समय ये चीजें मायने नहीं रखती। मुझे आज भी याद है केदारनाथ में जब वो जल वर्षा हुई थी, जो बादल फटा था, तो मुझे आज भी याद है वो सीन जब लोग दब गए थे उस मिट्टी में। तो एक सीन ऐसा था कि एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, लोग प्यासे थे, उस गड्ढे में 4 लाशें पड़ी हुई थी डूबी हुई। अब पानी कहीं था नहीं चारों तरफ, तो लोगों ने वो जो लाशों का जो पानी था वो पिया था अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में ये नहीं दिखता कि हम क्या कर रहे हैं, बस ऐसे लगता है कि काश हम बच जाएं। तो उन्होंने फिर जब ये तय हो गया तो कुछ लोग एरोप्लेन के शीशे लाए जो टूट गए थे कांच, उन कांचों से उन डेड बॉडीज के पार्ट्स किए गए और बाद में उन पार्ट्स को उन्होंने जैसे भी करके खाया और उनको खाने के बाद उन लोगों में कुछ एनर्जी आई और वो लोग फिर से कुछ चलने फिरने की हालत में हो गए। कुछ लोग अभी भी चोटिल थे जिनको ज्यादा चोटें आई थी। तो 34 दिन बाद, 34 दिन दोस्तों, 34 दिन बाद एक और मरता है, फिर 37 दिन बाद एक और मौत हो जाती है और उसके बाद दिन हो जाते हैं 60। अब 60 दिन हो गए और 60वें दिन एक और मरता है। तो टोटल ही अब 16 लोग उनके बच जाते हैं। टोटल 16 लोग, सभी कमजोरी की हालत में थे। 2 खिलाड़ी थे, एक का नाम था नैंडो, एक का नाम था कैनेसा। खिलाड़ी हैं, ये दोनों तय करते हैं कि अब हमें ऐसे नहीं रोका जाएगा, मरना तो है ही है, लेकिन अब हमें किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं से मदद लेकर आनी है। और वो ये ठान लेते हैं और चलना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। तो जाने के लिए सबसे पहले वो जितना भी मैंने कहा एरोप्लेन के अंदर सामान था अपना दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले वो जूते बनाते हैं, उनके ऊपर पन्नियां पहनते हैं, फिर रस्सियों से बांधते हैं, गद्दियां ले लेते हैं एरोप्लेन की ताकि कुछ स्लाइडिंग के लिए काम आए। उसके बाद कुछ कपड़े और पहनते हैं, जैसे प्लास्टिक लपेटते हैं, रुइयां अपने शरीर से चिपका लेते हैं, उनकी फॉर्म जो होती है गद्दियों की निकाल के। उसके बाद जो डेड बॉडीज थी उनके कपड़े निकाले जाते हैं, उनको कई पहनते हैं। वो 3 जीन्स तक पहनी थी। अपने आप को इतना बना लेते हैं कि ठंड में शायद उनको ठंड ना लगे। कानों को कवर कर लेते हैं, बाकायदा जो कांच था उससे अपने लिए चश्मों का जुगाड़ बनाते हैं कि आंख भी खराब हो जाती है, हवा लगती है जब ठंडी, आंखों को ढकने का भी बनाते हैं। इस तरह से पूरा अपना एक सिस्टम सा तैयार कर लेते हैं और फिर प्लान करते हैं कि अब हमें पश्चिमी साइड से चलना पड़ेगा। और अपने साथ, जैसे मैंने कहा, मुझे तो आज भी हैरानी होती है कि पता नहीं जीने के लिए सच में ही ये कंडीशन हो जाती है कई बार कि कैसे उन्होंने हाथ पैर और गर्दन और शरीर काटा गया उनके द्वारा, कैसे उन्होंने वो मांस के टुकड़े अपने साथ रखे। तो जब इन्होंने भी अपने वो मांस के टुकड़े जब ये निकले पश्चिमी दिशा की ओर बचने के लिए, तो उन्होंने वो कुछ मांस के टुकड़े रख लिए। उनको ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ लोग दिख जाएंगे, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था दोस्तों। उनके साथ एक और बंदा जुड़ गया, उन्होंने बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जब वो चलने लगे तो 3 दिन हो गए। 3 दिन में 2 तूफान आए, इसी बीच बर्फीले तूफान। उनकी किस्मत दोनों बार अच्छी रही कि उनको कुछ गड्ढे ऐसे मिले जिनके अंदर वो छुपे, और 2 बार उस क्या बोलते हैं बर्फीले तूफान से उनकी जान बची। लेकिन जो तीसरा साथी बाद में उनसे जुड़ा था वो हिम्मत हार गया और आखिरकार उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, चढ़ाई पर बहुत है, क्योंकि 11,000 मीटर ऊंचाई पे होते हैं। तो वो मना कर देता है और वो एक सीट पर बैठ करके स्लाइडिंग करता हुआ नीचे चला जाता है और लगभग 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो अपने मुकाम तक वापस पहुंच जाता है उस एरोप्लेन के पास। कहता है मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन नैंडो और उसका जो साथी था उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और वो आगे चलते रहे। और कहते हैं लगभग 6 दिन बाद उन्होंने जो मांस के टुकड़े अपने रखे थे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी, खाना उतना ही वो ले गए थे, मैं तो खाना ही कहूंगा उसे, वो खत्म हो जाता है। अब वो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, भूखा पेट, कमजोर शरीर। लेकिन उनको सिर्फ एक ही चीज लग रही थी उनके दिमाग में कि हमें कुछ मिले, हमें कुछ लोग मिले, हमें कोई बचा ले वहां से कैसे करके। आखिरकार चलते चलते लगभग इनको 8 दिन और हो जाते हैं।
और 8 दिनों बाद इनको दूर से एक पहाड़ ऐसा दिखता है जिस पर कुछ पेड़ थे, जिस पर बर्फ नहीं थी, कुछ हरियाली वहां थी। उसको देख करके इनके अंदर अकस्मात ही कुछ एनर्जी आती है। ये दोनों लोग, इनके कदम थोड़े और तेजी से चलने लग जाते हैं। पेट में कुछ नहीं था और धीरे धीरे करते हुए ये वहां उस पहाड़ी तक पहुंचने लगते हैं और इनको सबसे पहले 2 गायें दिखाई देती हैं दोस्तों। और जब इन्हें वो 2 गायें दिखाई दी तो इनको ऐसा लगा कि हाँ, शायद यहाँ कोई ना कोई इस बस्ती में इंसान रहते होंगे, और उनके कदम और तेज हो जाते हैं और आखिरकार चलते 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 वो उन गायों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि उस दिन उस जगह पर कोई था नहीं, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो अपने चारा लेने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। और चूंकि वहां से एक नदी जा रही थी और जब वो लोग नदी के पास बैठ गए और बैठ करके उदास बैठ गए, बिल्कुल हालत खराब ज्यादा हो रखी थी, धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दे रहा था। अचानक से उनको 3 घुड़सवार दिखाई दिए नदी के उस पार। लेकिन इनके शरीर में ताकत ही नहीं थी, भूख ज्यादा थी, ताकत थी नहीं, तो इनका मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। और आखिरकार हुआ क्या कि जब इन्होंने आवाज लगाई उन घुड़सवारों को, उन तक वो नदी की आवाज भी थी तो वो आवाज भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन एक घुड़सवार ने मुड़ करके देख लिया था कि वो लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। उसने दिमाग लगाया, उसने एक कुछ लेकर के उस पे कुछ लिखा, एक पॉलिथीन ली, एक पत्थर लिया और उसको नदी के उस पार भेजा, फेंका। उनको वो मिला, उसमें लिखा हुआ था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो। इन्होंने भी लिखा कि हम वो जो प्लेन क्रैश हुआ था, हम रग्बी टीम के प्लेयर्स हैं और ऐसे ऐसे हमारे साथ कहानी घटी थी, हम यहाँ भटक गए थे, बड़ी मुश्किल से हम आप तक पहुंचे हैं, हमारे कुछ साथी वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने वापस फेंका। उन लोगों ने वो कहानी सुन रखी थी क्योंकि मीडिया में तब तक ये बात ज्यादा फैल गई थी, तो उन्होंने दोबारा से एक पत्थर फेंका, लिख करके उस पे लिखा हुआ था सिर्फ टुमारो, माने कल। तो रात बीत जाती है, वो वहीं सो जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन वहां पर पुलिस आती है, पुलिस उन दोनों को उठाती है, उनको जगाती है, कुछ खाने को देती है, कुछ उनमें एनर्जी आती है, कुछ दूध वगैरह कुछ उनको मिलता है, कुछ फल मिलते हैं। तब वो अपनी कहानी बताते हैं पुलिस को और बताते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी अभी भी एरोप्लेन में फंसे हुए हैं। बाकायदा 4 हेलीकॉप्टर्स मंगाए जाते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी अभी भी दोस्तों, कहानी बहुत कठिन थी। एक ही हेलीकॉप्टर वहां जा सकता था कि वहां लैंडिंग की जगह नहीं थी। तो पहले एक हेलीकॉप्टर जाता है, उनमें से 7 लोगों को और बचा के लेकर आता है। बचे कुछ लोगों से ये कहा जाता है कि हम आपको फिर कल बचाने आएंगे, एक दिन का और आप बने रहिएगा। अगले दिन फिर दूसरा हेलीकॉप्टर जाता है और उन बाकी लोगों को बचा कर आ जाता है। उसके बाद कुछ हेलीकॉप्टर उन डेड बॉडीज को लेकर आते हैं और आखिरकार ये सारे लोग बचा लिए जाते हैं उन 2 लोगों की उस हिम्मत से, जिन्होंने पूरे 72 दिन तक हिम्मत नहीं हारी और ये सोच लिया कि हमें मौत को हर हालत में हराना है। और 72 दिन तक वो इसी जद्दोजहद में लगे रहे और आखिरकार मौत को हरा करके और अपने साथियों को बचा करके उन्होंने दम लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज उरुग्वे की उस टीम की, जिन्होंने मुश्किल हालातों में अपने आप को बचाया और अपने टीम मेंबर्स को बचाया। और मैं ये भी बता दूं दोस्तों, एरोप्लेन में हम भी चल सकते हैं, आप भी जाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे बिजनेसमैन। ये घटनाएं इस तरह की हैं, कभी भी किसी के साथ हो सकती हैं। तो हमें इनसे ये सीख लेना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में जो भी हमारे पास साधन हो, उन साधनों से यूज करके हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, हमारी डिटर्मिनेशन पावर कितनी होनी चाहिए। इस कहानी से मुझे ये सीखने को मिला दोस्तों। मुझे पूरी आशा है कि इस तरह की कहानी, इस तरह के फैक्ट्स मैं आप तक लाता रहूंगा, आपका मनोरंजन करता रहूंगा। आप मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मेरे चैनल को जिन्होंने पहली बार जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। मैं कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।